सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में सितंबर महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य यानी कि एविडेंस के संग्रह कलेक्शन को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स बन गई है। ये सजा दर बढ़ाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को फॉरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत करने के लिए किया गया है और अपने अधिकारियों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर से समझौता भी किया गया। चलो आप तो ये बताओ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन बने? संजय अरोड़ा। ये याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख के हानले में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। ये हानले डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर आएगा। अच्छा, डार्क स्काई रिजर्व क्या है? ये एक ऐसा स्थान होता है जहां भूमि या क्षेत्र के एक पथ में कम से कम कृत्रिम प्रकाश होता है। आर्टिफिशियल जो आपकी लाइट होती है वो बहुत कम से कम होती है। नेचुरल जो मून लाइट होती है बस वही होती है। यहाँ पे तारों वाली रातों और रात के वातावरण की एक असाधारण या विशिष्ट गुणवत्ता होती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये देश के एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। ये अभ्यारण्य ऑप्टिकल गामा किरण और दूरबीनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थित स्थलों में से एक होगा। चलो मुझे बताओ, देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये कहां पे बनेगा? तो ये याद रखना, लखनऊ में कुकरेल वन क्षेत्र में बनेगा। और नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? असम बना। अच्छा, लद्दाख का राज्य पशु अभी बना था कौन सा? हिम तेंदुआ। और पक्षी बना था काली गर्दन वाली सारस। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको लद्दाख में मिलेगा जो कि है हेमिस नेशनल पार्क। और हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था लेह लद्दाख में ही। ये भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा बना? तो आंसर होगा भरतोला। तो आदर्श ग्राम पंचायत की पहल के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का भरतोला गांव राज्य का पहला गांव बन गया जहां हर घर में आरओ का पानी है। सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांव में 4 आरओ प्लांट लगाए गए हैं। ये कदम लोगों को जल जनित बीमारियों से बचाएगा। बाकी आप जानते ही हो हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं 22 मार्च को। जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था 2019 को, जिसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। याद रखना ये, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का अगला कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़ को। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ को नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का अगला कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? UU ललित का स्थान लेंगे। और आप जानते हो अभी हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे UU ललित। कौन से नंबर के? 49 नंबर के। लेकिन खास बात क्या है, केवल 3 महीने के लिए ये बने हैं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब ये UU ललित 3 महीने बाद रिटायर्ड हो जाएंगे ना, तो हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? ये DY चंद्रचूड़ बनेंगे। और कब से बनेंगे ये भी मैं आपको बता दूं, नवंबर 2022 से। अच्छा, वैसे नालसा का उद्देश्य क्या है? पात्र उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना। अच्छा, चंद्रचूड़ से एक नाम मैंने आपको करंट अफेयर्स वाली क्लास में बताया था, जो डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हो। क्या प्रश्न था कि अभी तक भारत के कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? उनके नाम में भी चंद्रचूड़ आता है। पूरा नाम आप बताओ और साथ में ये भी बताओ सबसे कम समय तक यानी कि मात्र 18 दिनों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे थे। ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी इनका निधन हो गया तो नाम चर्चा में है। दोनों प्रश्नों के उत्तर दो। बाकी अभी IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO बने थे महेंद्र शाह। DRDO के चेयरमैन बने समीर V कामत।
और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने इंद्रजीत कमत्रा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। अब बताओ किसे भारतीय जहाज रानी निगम के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बिनेश कुमार त्यागी को। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी बनाया है। वैसे हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। अभी आप जानते हो संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने? उत्पल कुमार सिंह। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने सुरेश एन पटेल। और केवीआईसी के नए चेयरमैन बने मनोज कुमार। ध्यान रखना, ये। बढ़ते आगे। अब बताओ अभी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। तो अभी कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी सीईओ बनाया गया। वे किनका स्थान लेंगे? केवी राममूर्ति का। और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। और इससे पहले अभी तक ये पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी सीईओ थे। अब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बन गए। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको थुथुकुडी तमिलनाडु में। स्थापना होती 1921 में और इसका टैगलाइन होता है बी अ स्टेप अहेड ऑफ लाइफ। बाकी आप जानते हो भारत के जो इंद्रमित गिल हैं इनको विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नामित किया गया। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने? पारितोष त्रिपाठी। और आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? आर सुब्रमण्य कुमार। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर भी कौन बनी थी? बताओ। हम बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने अभिनेता किच्चा सुदीप को अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा कर्नाटक। अच्छा, ये योजना अभी हमने जुलाई में पढ़ी थी, जिसे कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? गाय गोद लेने के बारे में जागरूकता पैदा करना और राज्य भर में गौशालाएं स्थापित करना। इसमें कोई भी व्यक्ति या संगठन 1 साल के लिए 11,000 रुपये भुगतान करके गाय को गोद ले सकता है। ये देश में शुरू की गई इस तरह की पहली योजना है। और इस प्रश्न की खास बात क्या है? ये जो एक्टर हैं किच्चा सुदीप, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कोई पैसा भी नहीं लिया इस योजना के लिए। ये काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते आगे। चलो बताओ सितंबर 2022 में ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा लिज ट्रस को। तो यूके की नई प्रधानमंत्री बन गई है लिज ट्रस। और इस तरह से अब वे थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद यूके की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। इन्होंने किसको हराया? ऋषि सुनक को हराया। तो इनका नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 सितंबर को। तो हर साल 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चैरिटी के महत्व को समझाया जाता है और लोगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छा, 5 सितंबर ही क्यों? मदर टेरेसा की पुण्यतिथि होती है इस दिन, उनका निधन हुआ था। और आप जानते हो मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 में। वैसे 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, नेशनल टीचर डे। हर साल मनाते हैं क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती होती है इसी दिन। ये देश के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। और आप जानते हो सबसे पहले भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इनको मिला था। 3 जनों को मिला था वैसे तो। कौन कौन थे? सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा बताओ वर्ल्ड टीचर डे कब बनाते हैं? ये तो नेशनल टीचर डे हो गया 5 सितंबर को। वर्ल्ड टीचर डे याद रखना इसके जस्ट 1 महीने बाद, यानी कि 5 अक्टूबर को। ध्यान रहेगा। पढ़ते आगे। चलो बताओ हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो अभी हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। उन्होंने कहा कि अभी 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार साल भर कार्यक्रम का आयोजन करेगी, यानी कि 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक। आपको याद है ना, भारत में हैदराबाद को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो, जो कि 17 सितंबर 1948 को समाप्त हुआ था। इसीलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस हम 17 सितंबर को मनाते हैं। चलो बताओ देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। और हैदराबाद में ही विकसित हुआ भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे।
चलो बताओ, हाल ही में आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बराक ओबामा को। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा। अभी उन्हें नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार मिला है। तो 5 हिस्सों में विभाजित इस डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के प्रसिद्ध नेशनल पार्क्स को दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट्री का निर्माण बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की कंपनी हायर ग्राउंड ने किया, और इस तरह से ओबामा अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें एमी पुरस्कार मिला है। इनसे पहले ड्वाइट डी आइजनहावर को 1956 में विशेष एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, आपको बता दूं, इससे पहले भी 2016 की बात है, बराक ओबामा को टीवी शो डेविड एटनबरो मीट्स प्रेसिडेंट ओबामा के लिए न्यूज और डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में एमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। और इससे पहले भी ओबामा को उनकी 2 किताबों के ऑडियो संस्करण के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें द ऑडिसिटी ऑफ होप और द प्रॉमिस्ड लैंड के ऑडियो संस्करण के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था। जबकि उनकी जो पत्नी है मिशेल ओबामा, उनको 2020 में उनकी अपनी ऑडियो किताब के लिए ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनको उनके विशिष्ट और उत्कृष्ट नेतृत्व गुणों के लिए कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार किसने दिया? तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे एनवी रमन्ना से उनको ये पुरस्कार मिला। अभी आप जानते हो मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक, इनको अभी संत नामदेव राष्ट्र पुरस्कार मिला था। और रामदरश मिश्रा 31वां सरस्वती सम्मान मिला 2021 के लिए, इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए। और प्रोफेसर कौशिक राजशेखर वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता इन्होंने। अभी नवीन पटनायक जी ने एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है लॉकडाउन लिरिक्स, जिसको लिखा था संजुक्ता दास ने। और देश का पहला फायर पार्क ये कहाँ पे खुला? भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की? तो आंसर होगा मेघालय। तो अभी मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, उन्होंने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित करे। सुअर के मीट के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार सुअर पालन के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक मेघालय पिगरी मिशन को लागू कर रही है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। आपको याद होगा अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है। याद रखना ये। बढ़ते आगे। तो बताओ, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने किस योजना की घोषणा की? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री श्री योजना। तो अभी 5 सितंबर को आपको पता है नेशनल टीचर डे मनाया गया, तो उसी मौके पर प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना शुरू की, प्रधानमंत्री श्री योजना। फुल फॉर्म होगी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। तो इसके तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास और अपग्रेडेशन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। ये स्कूल नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रयोगशाला के तौर पर काम करेंगे। ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, सितंबर 2022 में हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान को लॉन्च किया? तो आंसर होगा अहमदाबाद। तो अभी 4 सितंबर 2022 को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान को लॉन्च किया। इस शुभंकर, इस मैस्कोट को सवज नाम दिया गया है, जिसका गुजराती में अर्थ होता है शावक। जबकि राष्ट्रीय खेलों के गान की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो राष्ट्रीय खेलों का ये 36वां संस्करण है, जिसका आयोजन अभी 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। तो आपको सीधा सा याद रखना है 36वें नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे? गुजरात में, जिसका शुभंकर क्या है? सवज, जिसका मतलब होता है शावक। आप जानते हो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण हुआ था हरियाणा के पंचकुला में, जिसका शुभंकर क्या था? धाकड़, जिसको जीता था हरियाणा ने ही। और खेलो
उसका दूसरा संस्करण हुआ था बेंगलुरु में, जिसका शुभंकर है वीरा, जिसमें टॉप पे रही थी जैन यूनिवर्सिटी। ये याद रखना। पढ़ते आगे। अच्छा बताओ अभी किसने डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्री को जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। रेड बुल के फार्मूला 1 ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन, जिन्होंने भी डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्री रेस को जीत लिया है। क्या आप याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा योगेंद्र सिंह यादव। तो ये जो बुक है ये सबसे कम उम्र में भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा है। उन्हें 3 जुलाई 1999 को 19 साल की उम्र में ग्रेनेडियर रेजिमेंट के साथ भेजा गया था अभेद टाइगर हिल को फिर से हासिल करने के लिए, जिसे हमने हासिल कर लिया था और उसी कारण 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित उनको किया गया था। तो उनकी आत्मकथा है ये द हीरो ऑफ टाइगर हिल। आपको याद है अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आत्मकथा आई थी, जिसका नाम क्या है? उंगलिल ओरुवन। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? माइंड मास्टर। दलाई लामा की है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, जिसको लिखा है तेंजिंग क्योत्से ने। सुरेश रैना की है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। और यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल रहे बान की मून, उनकी ऑटोबायोग्राफी है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिविडेड वर्ल्ड। ये याद रखना आप। पढ़ते आगे। तो बताइए अभी 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण किया? तो आंसर होगा कोच्चि। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत है। इसे बनाया किसने? ये भी याद रखो, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने। और अभी 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने कोच्चि से इसे नौसेना में शामिल भी कर दिया और इसी के साथ उन्होंने नौसेना का एक नया ध्वज का भी अनावरण किया। इस नए झंडे में रेड कलर के क्रॉस को हटा दिया गया, जो आप इमेज में देख रहे होंगे। साथ ही नौसैनिक क्रेस्ट को फिर से झंडे में शामिल किया गया और इस पर क्या लिखा हुआ है? शम नो वरुणः, यानी कि जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जी ने यह ध्वज किसे समर्पित किया, तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी को, क्योंकि उन्होंने नौसेना पे सबसे ज्यादा बल दिया था और उन्हीं के समय नौसेना के लिए इस तरह का चिन्ह उपयोग में लिया जाता था। वहीं से हमने ये चिन्ह कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा, हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? तो आंसर होगा R हरि कुमार। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे तो हमने अभी पढ़ा था कि हमारे जो पूर्व नौसेना प्रमुख थे सुनील लांबा, उनको भी मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया। किस देश ने? यह मेरा आपसे प्रश्न है, उत्तर दीजिए अगर पता है तो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी साइरस मिस्त्री का निधन हो गया, वे किस कंपनी के पूर्व चेयरमैन थे? तो आंसर होगा टाटा सन्स। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रह चुके साइरस मिस्त्री का अभी मुंबई के पास सड़क हादसे में डेथ हो गया है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना। अभी भारतीय इंटरनेट के जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे जिनका अभी निधन हो गया? अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर दो और बताओ कितने पुरानी चीजें आपको याद है। और अगर आप इसका उत्तर नहीं दे पाते हो ना, इसका मतलब आप पुराने जो फैक्ट है पढ़ते तो हो लेकिन आपको याद नहीं रह रहे हैं। क्यों याद नहीं रह रहे हैं? ऐसा नहीं आपका दिमाग कमजोर है, आपका दिमाग अच्छा है, लेकिन आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। चीजों को, पुरानी चीजों को याद रखने का तरीका होता है, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करो। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो और रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आपको चीजें याद नहीं रह रही है, हैंस प्रूव्ड। तो अब सॉल्यूशन क्या है कि पुराने क्वेश्चंस का, पुरानी चीजों का टाइम टू टाइम रिवीजन जरूर करा करो, चाहे क्विज के माध्यम से करो या हमारी जो रिवीजन वाली वीडियो, रिवीजन वाली सीरीज आती है वो आप देखो। 10-15 मिनट की होती है, मुश्किल से 10 या 12 मिनट की वो वीडियो होती है। डेली उसको देखो, उसमें एक दिन पहले के करंट अफेयर्स का रिवीजन होता है, साथ में आपको 5-6 महीने पुराने 10-20 क्वेश्चन का हम रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स का, वो भी आपको मिलेगा। कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस, कुछ पुराने एग्जाम, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी हम उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे 10 ही क्वेश्चन क्यों नहीं करें। तो आप देखो 10 से 12 मिनट में कितना कुछ आपको मिल रहा है। अब आप ही उसका फायदा नहीं उठाओगे तो फिर कौन उठाएगा? आप नहीं उठाओगे कोई और उठा लेगा। बाकी फिर आप ही अपने लिए सीरियस नहीं हो तो कौन क्या कर सकता है। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अभी चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो आंसर होगा एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है।
तो अभी हाल ही में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम है सिनर्जी, इसका संचालन किया, आयोजन किया। ये आयोजन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के तहत किया गया। ये अभ्यास सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से 13 देशों के लिए किया गया है। उद्देश्य क्या है? रैंसमवेयर या जबरन वसूली की नीयत से किए गए साइबर हमलों के खिलाफ सुदृढ़ नेटवर्क बनाना। थीम भी है बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलियंस टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक्स। जो मैंने आपको अभी हिंदी में बताया वही इसकी थीम है, रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आना चाहिए कि नाटो ने एस्टोनिया में लॉक द शील्ड नाम से एक साइबर सिक्योरिटी अभ्यास का आयोजन भी किया था। और बताओ, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था? साउथ कोरिया। अच्छा, भारत का कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलो बताओ, हमारे जो गृह मंत्री है ना अमित शाह, उन्होंने कहा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला यानी कि नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और आपको याद हो तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने साइबर वॉल्ट एज इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया था। ये भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताओ, उत्तर प्रदेश में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र को किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो एनसीआर की तर्ज पर एससीआर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने की योजना है उत्तर प्रदेश की, और इस एससीआर में लखनऊ सहित आसपास के 6 और जिलों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का कहना है, कौन? योगी आदित्यनाथ जी का, कि जिस प्रकार लखनऊ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, उसकी वजह से राज्य के सभी क्षेत्र के लोग यहां आकर बसना चाहते हैं। इस वजह से आसपास के जिलों में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, इसलिए लखनऊ संग आसपास के शहरों के सुनियोजित विकास के लिए एससीआर का गठन जरूरी हो गया है। अच्छा बताओ, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट की मौजूदा विकास दर के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा? तो आंसर होगा 2027। तो एसबीआई के रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक जर्मनी और 2029 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकॉनमी बन जाएगा। अभी हमने पढ़ा भी था, जो भारत है वो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदल के क्या करने का फैसला किया? तो आंसर होगा कर्तव्य पथ। तो अभी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया। और प्रधानमंत्री जी ने भी 8 सितंबर 2022 को पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन भी किया। अच्छा, लॉन का नाम बदलने का कारण क्या है? तो उन नामों और प्रतीकों को हटाना जो ब्रिटिश काल के अवशेष है। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। मतलब आप देख लो, इसका 3 बार नाम बदला गया। सबसे पहले ब्रिटिश शासन में किंग्सवे नाम रखा गया, फिर राजपथ और अब कर्तव्य पथ। और अगर आपसे पूछे ये सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स का डिजाइन तैयार किसने किया था? ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे एवन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 1931 में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में ही किसने स्पार्क कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। तो अभी केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पार्क कार्यक्रम शुरू किया। स्पार्क मतलब यहाँ पे हो गया स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन। ये एक फेलोशिप योजना है। ये मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेज में अध्ययन कर रहे आयुर्वेद के छात्रों के लिए शुरू की गई एक अनूठी पहल है कि अगर कोई आयुर्वेद में रिसर्च करना चाहे तो उसके लिए ये स्पार्क कार्यक्रम है, और इसमें 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। अब स्पार्क से आपको ज़रूर याद आना चाहिए, अभी इसरो ने भी 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया था, उसका नाम स्पार्क ही रखा था। तो वो भी आप याद रखना। वैसे आयुर्वेद मंत्री कौन है? जो शिपिंग मंत्री हैं, सर्बानंदा सोनोवाल। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा? तो आंसर होगा 60 दिन। तो अभी मातृत्व अवकाश को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया
कि गर्भ में ही या बच्चे के जन्म लेने के बाद 28 दिनों के भीतर अगर शिशु की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी हालत में महिलाओं को बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इसी कारण अब उन माओं को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा। लेकिन याद रखना, उन्हीं महिला कर्मचारियों को यह अवकाश मिलेगा जिनकी 2 से कम जीवित संतान है। अच्छा, इसी तरह से आप याद रखना कि केरल में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। बताओ, अभी कौशल्या मातृत्व योजना किसने शुरू की? छत्तीसगढ़ ने। नारी को नमन योजना किसने शुरू की थी? हिमाचल प्रदेश में, जिसमें वहां की महिलाओं को बसों में 50% किराए में छूट मिलेगी। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर सरकार ने महिलाओं के लिए 7 पहल शुरू की थी। एमएसएमई मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम से अभियान शुरू किया था। और राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया। गूगल ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वुमेन विल वेब पोर्टल लॉन्च किया था। और महिलाओं को मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट देने वाला पहला देश कौन सा बना? स्कॉटलैंड। किस बैंक ने केरल के कोझिकोड में पहली महिला शाखा खोली, ब्रांच खोली? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। और राजस्थान में खुलेगा पहला महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी बैंक जिसका नाम है राजस्थान महिला निधि। ये भी याद रखना, पॉइंट्स बढ़ते आगे।